हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जेई लेवल के या ए लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 हो, या फिर हमारा यूपीपीसीएस ए हो, या फिर एसएससी जेई 2025 हो, कोई भी जेई ए लेवल का एग्जाम है। अगर सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है तो जरूर जाके ये पुराने लेक्चर्स देखिए जो डेली बाय डेली अपडेट हो रहे हैं। हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे बेहतरीन क्वेश्चन छूट नहीं जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशिता सिंह। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टीक वुड, सेडार वुड, टिम्बर वुड या बैम्बू वुड की बात की जा रही है। इनमें से कौन सा? It has been extensively used as beams, column, plates in construction in a variety of situations such as foundation, flooring, stairs and roofing. Which wood it is? तो इसमें से कौन से वुड को यूज किया गया? तो अगर हम बात करते हैं, टिम्बर जो है बेसिकली बहुत टफ कंपटीशन देती है हमारी स्ट्रक्चरल स्टील को, और इसकी बेसिकली बातें अगर कही जाए तो ये लो हीट कंडक्टिविटी शो करता है, लो बल्क डेंसिटी शो करता है और हाई स्ट्रेंथ शो करता है। तो हम टिम्बर जो वुड है, जो टिम्बर वुड है, हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो टिम्बर वुड यूज की जाती है हमारा। सो टिम्बर वुड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारी स्क्रीन मूव हो गई थी, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? ये व्यापम, एमपी व्यापम सम इंजीनियर के पेपर 2 के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। तो ये एक पीवाईक्यू है। सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीडीए जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डीडीए जेई का पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑपरेशन इन सेटिंग अप अ प्लेन टेबल फॉर सर्वेइंग। तो सर्वेइंग करने के लिए जब हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, इनमें से जो ए बी सी डी ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उसके लिए एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है? साइटिंग द ग्राउंड स्टेशन, मीजरिंग द एम्बियंट टेम्परेचर, सेटिंग अप द प्लेन टेबल या फिर फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड। तो जो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है वहां पे पर्टिकुलर प्लेस पे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है। तो इट इज नॉट एन एसेंशियल ऑपरेशन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं तो हमें जो सर्वे करना है, जो हम प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं। जैसे कि अगर हम स्टेप्स की बात करें, हमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमें फिक्सिंग करनी पड़ती है, फिर हमें लेवलिंग करनी पड़ती है, फिर हम सेंटरिंग करते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो पहले फिर हम फिक्सिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं और फिर सेंटरिंग करते हैं एंड देन ऑपरेशन इज हेल्ड। ये तो हमारा प्लेन टेबल सर्वे का हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारा डंपी लेवल हो या फिर थियोडोलाइट हो, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि हमारा डंपी लेवल हो गया, थियोडोलाइट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे डंपी लेवल हो गया या फिर थियोडोलाइट हो गया, या हमारा क्या हो गया? थियोडोलाइट हो गया। एक सेकेंड, थियोडोलाइट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? लेवलिंग से पहले हमारा सेंटरिंग हो जाता है। तो पहले हमने फिक्सिंग की, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सेंटरिंग पहले करते हैं और उसके बाद हम लेवलिंग करते हैं। तो फिक्सिंग की, सेंटरिंग की, फिर हम क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं, फिर हम लेवलिंग करते हैं और फिर हमारा ऑपरेशन हेल्ड किया जाता है। तो ये याद रखना है, ये बातें याद रखनी है। अगर डंपी लेवल और थियोडोलाइट है तो फिक्सिंग, सेंटरिंग एंड लेवलिंग, एंड प्लेन टेबल सर्विंग में फिक्सिंग, लेवलिंग एंड सेंटरिंग ऑपरेशन। तो हमारा यहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर को मेजर करना कोई भी एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है और ये यूपी आरवीएनएल एई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ D1 डायमीटर इज जॉइंड बाय सडन एनलार्जमेंट। तो एक कुछ D1 डायमीटर की ये पाइप होगी हमारी, इसकी डायमीटर D1 है, सडन एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और उसकी पाइप की जो डायमीटर है वो, अगर पाइप की डायमीटर की बात करें तो वो हमें क्या देखने को मिलता है? D2। तो D1 डायमीटर इज जॉइंड बाय सडन एनलार्जमेंट टू D2 डायमीटर, और D2 जो है वो ट्वाइस है हमारा, ट्वाइस है D1 का। इफ D2 इज ट्वाइस देन D1, तो D2 जो है हमारा ट्वाइस है D1 का, तो D1 का ट्वाइस है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व। एंड हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस पूछ रहा है सडन एक्सपेंशन। सबसे पहली बात यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी। तो हमें पता है A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, बिल्कुल सही बात है, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। तो ये हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल्स टू π/4 D2 का स्क्वायर इंटू V2। और हमें π/4 कैंसिल कर देना है। D1 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती, वो सॉरी D2 के स्क्वायर को अपन लिख देते हैं, D2 के स्क्वायर को लिख देंगे हम 2D1 का स्क्वायर। तो इसको ले लेते हैं D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल्स टू 2D1 का होल स्क्वायर इंटू V2। यहाँ से हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे V1 V2 में, यहाँ पे आएगा स्क्वायर,
ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर इंटू v1 इज टू 4d1 का स्क्वायर इंटू v2। यहाँ से आप देख सकते हो d1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह मेरा रिलेशन आ रहा है v1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स v2, 4 टाइम्स v2, या फिर हमारा v2 इज इक्वल्स टू 1/4 d1 v1, कोई सा भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है हेड लॉस फाइंड करना है, तो हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस होता है हमारा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये मेरा हेड लॉस होता है। v1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो v1 को हम लिख सकते हैं, v1 ही रहने देते हैं, और v2 को लिख देते हैं अपन 4v2 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, ये हो जाएगा मेरा। अगर इसको बात करें तो ये हो जाएगा 4v2 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 3v2 अपॉन में का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन 2g, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज the increase in traffic volume due to the general increase in the number of transport vehicles from year to year is known as। तो बेसिकली जो भी increase in traffic volume हो रहा है, वॉल्यूम में डे बाय डे ईयर बाय ईयर जो नॉर्मली हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ, जनरेटेड ट्रैफिक, डेवलपमेंट ट्रैफिक, या फिर एग्जिस्टिंग ट्रैफिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ जो है ये क्या होता है, जो करंट ट्रैफिक है हमारा, जो करंट अभी ट्रैफिक चल रहा है उसमें क्या करते हैं, हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं टीपीएफ। टीपीएफ क्या होता है, ट्रैफिक, टीपीएफ का मतलब है ट्रैफिक प्रोजेक्शन फैक्टर, जो कि फ्यूचर में कितना ट्रैफिक और देखने को मिलेगा उस फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है कि बेसिकली कितनी आपको फ्यूचर में ईयर बाय ईयर देखने को मिलेगी इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम। तो दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक प्रोजेक्शन फैक्टर। ये टीपीएफ को हम ट्रैफिक प्रोजेक्शन फैक्टर कहते हैं। और इसको किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, ये मेजर किया जाता है एक फॉर्मूले से, जो कि है 1+r, जो कि रेट है 1+r x+n। एक्स किसको डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड को, और जो हमारा आर है वो एनुअल रेट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज दिखाता है, एन दिखाता है हमारा डिजाइन लाइफ, तो एन दिखाता है हमारा डिजाइन लाइफ, एक्स दिखाता है हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड, एंड आर इज एनुअल रेट ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग ट्रैफिक क्या होता है, वही जो करंट ट्रैफिक है। अगर डेवलपमेंट ट्रैफिक की बात करें तो कोई एडजेसेंट रोड पे, जैसे दो रोड हैं, अगर एडजेसेंट रोड पर हमारा ट्रैफिक चल रहा है और इस रोड पर कंस्ट्रक्शन होने लगा तो यहाँ का ट्रैफिक भी इस पे चला जाएगा। तो डेवलपमेंट की वजह से जो ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है, इस तरीके की ट्रैफिक को हम डेवलपमेंट ट्रैफिक कहते हैं। और जो टाइम टू टाइम हमारा किसी भी कारण जनरेट हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की वजह से, या फिर हमारा जो हमारी ये जो होता है जिसको हम कहते हैं अर्बन प्लानिंग में बोला जाता है, शिफ्टिंग की वजह से या फिर माइग्रेशन की वजह से जो हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं जनरेटेड ट्रैफिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following treatment unit may be classified as aerobic, facultative and एनएरोबिक डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ प्यूरिफिकेशन। एरोबिक क्या होता है, जो मैकेनिज्म हमारी एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज एरोबिक। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो कि एयर की प्रेजेंस में भी हो जाते हैं और एब्सेंस में भी हो जाते हैं, वो फैकल्टेटिव। एंड एरोबिक इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारी प्रोसेस होती है, दैट इज एनएरोबिक। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिचेज है, सेप्टिक टैंक और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, इनमें से कौन से में आपको एरोबिक, फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक सारी तरीके की देखने को मिलती है। तो अगर हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमारा एरेशन हमें देना पड़ता है, इसका मतलब ये हमारी एरेटेड प्रोसेस है या एरोबिक प्रोसेस है। ऑक्सीजन डिचेस की बात करें तो ये भी हमारी एरोबिक प्रोसेस है। सेप्टिक टैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, ये हमारी एनारोबिक प्रोसेस है। और बचा के हमारा स्टेबलाइजेशन पॉइंट, यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ प्यूरिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरोबिक, फैकल्टेटिव या फिर एनारोबिक कुछ भी देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जरा आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इम ऑफ टैंक, जो इम ऑफ टैंक है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, एरोबिक, फैकल्टेटिव या एनारोबिक। और ट्रिकलिंग फिल्टर, ऐसे आप लिखिएगा कि इम ऑफ टैंक में कौन सा प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर में कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग विद द टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 500 स्क्वायर मीटर।
The rate of the plinth area is 3000 per square meter. The cost of the water supply and contingency are 7% and the 5% of the cost of construction respectively. सो बेसिकली पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर टोटल प्लिंथ एरिया जो है हमारा टोटल प्लिंथ एरिया हो जाएगा। हम टोटल प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं, पहले रेट पता है हमें और हमें एरिया पता है। तो यहाँ पे अगर हमें कॉस्ट निकालना है, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें लग रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 3000। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा बेसिकली 15 हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरो। तो ये हमारा इतना रुपीज आ रहा है। बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें इतना रुपीज आ रहा है, लेकिन हमें 5% और 7% ये लगाना है। या तो डायरेक्टली 12% करके इसका 12% करके इसको ऐड कर दो, या फिर 7% अलग निकाल लो और फिर 5% अलग निकाल लो, एक ही बात है। तो अगर आप इसको 12% या पहले 7% कर लेते हैं, उसका जब 7% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150000 इंटू 7/100 ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 15 7 होता है 105 एंड 30। फिर अगर हम 5% निकाल लेंगे, 5% यहाँ से आता है हमारा 150000 इंटू 5/100, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 75 एंड 000। इन तीनों को ऐड करेंगे, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा अपना 168 एंड 30 168 एंड 40 रुपीज, ये मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आया। सो आई होप ये क्वेश्चन इजी लगा होगा आपको, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल बॉक्स है, एक तरफ पिवट है, लिफ्टिंग पिन है और मेटेलिक निडल है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमें इसके बारे में बताना है। तो अगर हम मैग्नेटिक निडल की बात करते हैं तो ये कंपास का जो हार्ट है उसको मैग्नेटिक निडल बोलेंगे। जो हमारा पिवट है, पिवट क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो पिवट जो है हमारा वो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट है। तो पिवट विल बी द सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम पिवट बोलते हैं, सी हो जाएगा। लिफ्टिंग पिन की बात करते हैं तो प्रोवाइडेड होती है हमारी राइट बिलो द साइट, जहाँ पर भी देखने वाला वेन होता है, साइट वेन जो होता है उसके जस्ट राइट बिलो में हमारी लिफ्टिंग पिन प्रोवाइडेड होती है। 3 का डी हो जाएगा। मेटेलिक बॉक्स इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव केसिंग की तरह यूज किया जाता है, डस्ट और पार्टिकल से बचाने के लिए। इट इज अ प्रोटेक्टिव केसिंग। तो 1 का क्या हो जाएगा बी। सो 1B 2C 3D एंड 4A विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Question है, measurement is not calculated in square meter in the case of, तो इन सारे यूनिट्स में से टिम्बर रूफिंग, पेंटिंग फर्नीचर, रिमूविंग ऑफ पेंट्स और वार्निश या पॉइंटिंग में से कौन सी किस चीज में हमारा मीटर स्क्वायर में यूनिट में हम उसको नहीं मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, पहले तो ये सिंगल यूनिट्स, जैसे कि हम सिंगल यूनिट्स में उनको मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें डोर्स को, अगर डोर्स की चीजें कर रहे हैं, डोर्स है या फिर हमारा वर्क कर रहे हैं, हम विंडोज पे वर्क कर रहे हैं, ट्रसेस पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल यूनिट्स में मेजर करते हैं कि कितने डोर्स, कितने विंडोज, कितने नंबर ऑफ, हम उन आइटम्स जो नंबर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं इन सब की यूनिट को, तो वो सिंगल यूनिट हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि वर्क को हम किस में बताते हैं, रनिंग मीटर्स में, मतलब हम उसमें लेंथ में मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें रनिंग मीटर्स में बताते हैं तो कॉर्नाइस हो गया और हमारा पेंटिंग फर्नीचर हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर रनिंग मीटर्स जिसमें हम लेंथ से हम डिपेंड करते हैं, लेंथ पे वायर तो डिपेंड रहती है। तो जैसे कॉर्नाइस हो गया, हैंड रेल हो गई, जो हमारा हैंड रेल होता है स्टेयर्स पे लगा रहता है, उसकी अगर बात करें तो वहां पर भी जो जहां पर भी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां पर लीनियर मेजरमेंट में हम उस वर्क को रनिंग मीटर में कंसीडर करते हैं। तो हैंड रेल हो गया, फेंसिंग हो गई, फेंसिंग हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं पेंटिंग ऑफ फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के पेंटिंग को, अगर फर्नीचर है उसके पेंट को हम इसमें कंसीडर करते हैं, रनिंग मीटर्स में करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली अगर इसकी बात करें, जो हमारा एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो हमारा मीटर स्क्वायर में नहीं होगा। अगर फर्नीचर की पेंटिंग की बात करते हैं तो वो हमारा मीटर स्क्वायर में नहीं होगा। इसका मतलब टिम्बर रूफिंग ये मीटर स्क्वायर में होता है, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश और पॉइंटिंग ये सब मीटर स्क्वायर में होते हैं, लेकिन जो पेंटिंग फर्नीचर है ये किस में होता है, रनिंग मीटर में होता है। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन कुछ यूनिट्स होती हैं जो हमारी स्क्वायर मीटर में होती है, जैसे ये टिम्बर रूफिंग, पॉइंटिंग देख लिया। वैसे ही हमारी कुछ यूनिट जो वर्क है हम उसको क्यूबिक मीटर में, हम मीटर क्यूब में हम देखते हैं उसको, हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गया अर्थ वर्क का, सीमेंट कंक्रीट का वर्क हो गया, आरसीसी का वर्क हो गया, तो यहाँ पर हम मीटर क्यूब में उसको मेजर करते हैं। राइट नाउ दिस क्वेश्चन आंसर इज पेंटिंग फर्नीचर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. Question है, a train is hauled by 282 locomotive with 2.5 tons load on each driving axle.
Assuming the coefficient of rail wheel friction to be 0.4, what would be the hauling capacity of the locomotive? तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हाउलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाउलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, हाउलिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू लोड पर ड्राइविंग एक्सल, जो हमारा लोड गिवन है, लोड ऑन ईच ड्राइविंग एक्सल 22.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल। तो नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल कितने निकालेंगे? ये जो हमारा सेंट्रल नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल है इसका जस्ट हाफ। तो ड्राइविंग एक्सल नंबर कैसे निकालते हैं? जो हमारा सेंटर नंबर होता है इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो जगह 8 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सल विल बी 4, 2 इन फ्रंट एंड 2 इन बैक। इसका मतलब होता है 2 फ्रंट में और 2 बैक में, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ व्हील फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ व्हील फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल हटाते हैं तो अगर यहाँ पर हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 100। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो 225 है, मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारा हो जाएगा 16 5 जा होता है हमारा 80, 16 2 जा 32, देन अगेन 32। तो इट विल बी लाइक 0 10 1 कैरी एंड 6 एंड 3। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आ रहा है 363600 अपॉन में 100 है तो ये आ जाएगा 36। यहाँ आ जाएगा हमारा 36 टन। 36 टन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So 36 ton will be the correct answer of this question। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द क्वाड्रेंट शोन इन बिलो। एज हमें अगर बात करें क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल, इसका हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अगर मान लो हमारा ये सर्कल है और इसकी रेडियस r है, तो ये r और ये भी r हो जाएगी। तो हमें क्वाड्रेंट का पूछ रहा है बेसिकली। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सर्कल का क्या होता है पाई बाय 4 r की पावर पाई बाय 4 r की पावर 4, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सर्कल के लिए। तो लेकिन मुझे क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है, तो क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 1/4 कर देंगे। तो क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा 1/4 ऑफ ये पाई बाय 4 r की पावर 4। तो इट विल बिकम 1/16 r की पावर 4। दैट मीन दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सोडा यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास? To modify the hardness of glass, to increase its resistance to fire, to accelerate the fusion of glass, या to impart color and shine। तो जो सोडा है बेसिकली वो हमारी जो एक्सलरेट होता है, जो हमारा फ्यूजन है, ग्लास का फ्यूजन को एक्सलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ग्लास के फ्यूजन को एक्सलरेट करने के लिए सोडा इज मिक्स्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। Let's move to the next question. Which of the following plane table surveying method used for finding the 2-point problem is solved? तो किस मेथड के द्वारा, रिसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड में से किससे के हेल्प से हम 2-point प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? वेल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2-point प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। 2-point प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है हमारा रिसेक्शन मेथड से। रिसेक्शन मेथड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो रेडिएशन मेथड होता है हमारा, एक होता है रेडिएशन मेथड और एक होता है हमारा इंटरसेक्शन मेथड। तो जो हमारा रेडिएशन मेथड या इंटरसेक्शन मेथड है, ये दोनों मेथड हमारे किस लिए यूज किए जाते हैं? ये दोनों मेथड हमारे जो ऑब्जेक्ट है उनकी पोजीशन को प्लॉट करने के लिए ड्राइंग्स पे। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं? प्लॉट करने के लिए। किसको? प्लॉट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। तो ड्राइंग पे प्लॉट करने के लिए, ऑन द ड्राइंग पे प्लॉट करने के लिए, उसकी पोजीशन को प्लॉट करने के लिए हमारा रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड यूज किया जाता है। वहीं पे हम ट्रावर्सिंग और रीसेक्शन की बात करें, अगर हम ट्रावर्सिंग मेथड की या फिर रीसेक्शन मेथड की यूज करें, ट्रावर्सिंग एंड रीसेक्शन मेथड को अगर यूज करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये बेसिकली हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके स्टेशन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ड्राइंग पे, तो इसको ये क्या करता है, लोकेट करता है। लोकेट, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजीशन, किसकी पोजीशन? लोकेट द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन है, लोकेट द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन द ड्राइंग पर जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है उसको लोकेट करने के लिए हमारी ये यूज किया जाता है। तो बेसिकली अभी इस क्वेश्चन का आंसर रिसेक्शन मेथड हो जाएगा। लेकिन ये भी एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ये भी एक तरीके का एमसीक्यू हो सकता है कि जो रेडिएशन और इंटरसेक्शन है वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ड्राइंग पे लाता है, और जो ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन मेथड है वो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को ड्राइंग पे लाता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर रिसेक्शन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, द मैग्नेटिक नीडल एक्ट एज एन इंडेक्स इन, तो किस में? प्रिज्मेटिक कंपास, सेक्सटेंट में,
हमारा ट्रफ कंपास या फिर सर्वेयर कंपास में से इनमें से किस में जो मैग्नेटिक निडल है वो एक इंडेक्स की तरह यूज की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन लाने वाले हैं और एक सीरीज हम स्पेशली डेडिकेट करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एग्जाम जस्ट नियर है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड ड्रीम को अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।